वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम बात करने वाले हैं क्लाउड सिक्योरिटी और एक्सेस मैनेजमेंट के एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, अहम पहलू पर। जब ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिक क्लाउड जैसे एज़्योर अडॉप्ट करती हैं तो एक बड़ी चुनौती सामने आती है। वो ये कि भाई कैसे इंश्योर किया जाए कि सही लोगों को सही समय पर सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज का एक्सेस मिले जिनकी उन्हें ज़रूरत है, और उतना ही ज़रूरी ये भी है कि गलत लोगों को एक्सेस न मिले, या फिर जब किसी की ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो एक्सेस तुरंत हटाया जा सके। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑफिशियल ट्रेनिंग मटेरियल्स हैं उनसे जानकारी ले रहे हैं। ये मटेरियल्स खास तौर पर अज़्योर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल यानी अज़्योर RBAC पर फोकस करते हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि अज़्योर RBAC असल में काम कैसे करता है और कैसे ये ऑर्गेनाइजेशंस को उनके अज़्योर एनवायरनमेंट में एक्सेस को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करता है। खास तौर पर वो जो फ्लेक्सिबिलिटी और गवर्नेंस का बीच का बैलेंस है उसे कैसे बनाता है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ आम परेशानियों से जो ऑर्गेनाइजेशंस फेस करती हैं जब वो पब्लिक क्लाउड यूज़ करना शुरू करती हैं। सोचिए, एक आम सिनारियो, कोई एम्प्लॉई कंपनी छोड़कर चला जाता है। अब IT टीम पर यह प्रेशर है कि उसके सारे क्लाउड एक्सेस परमिशंस तुरंत हटाए जाएं। अगर इसमें देर हो गई या कुछ छूट गया तो ये एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है ना। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही कॉमन कंसर्न है। और दूसरी तरफ एक और तरह की कश्मकश चलती रहती है। जैसे डेवलपमेंट टीम्स हैं, वो चाहती हैं कि उन्हें अपने काम के लिए पूरी ऑटोनॉमी मिले। मान लीजिए वो ज़रूरत पड़ने पर खुद ही वर्चुअल मशीन्स मतलब VMs बना सकें, मैनेज कर सकें। लेकिन जो सेंट्रल IT टीम है वो चाहती है कि कुछ चीज़ों पर कंट्रोल बना रहे, जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसीज़, ताकि अनजाने में कोई बड़ा सिक्योरिटी इशू ना खड़ा हो जाए। तो ये ऑटोनॉमी वर्सेस कंट्रोल वाली खींचतान हमेशा रहती है। हाँ हाँ, ये दोनों ही बड़े प्रैक्टिकल मुद्दे हैं। और यहीं पर माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी, जिसे पहले हम अज़्योर AD के नाम से जानते थे, और अज़्योर RBAC, ये दोनों मिलकर एक काफ़ी अच्छा समाधान देते हैं। देखिए, फंडामेंटली हर अज़्योर सब्सक्रिप्शन एक माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा डायरेक्टरी से जुड़ा होता है, और इस डायरेक्टरी में जो यूजर्स हैं, ग्रुप्स हैं या एप्लीकेशंस हैं, सिर्फ वही उस सब्सक्रिप्शन के अंदर के रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा। एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा कनेक्ट। इसकी मदद से कंपनीज अपनी एग्जिस्टिंग ऑन प्रेमाइसेस एक्टिव डायरेक्टरी को क्लाउड में मौजूद माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी के साथ सिंक कर सकती हैं। ओके। इसका एक बड़ा फायदा यह है कि एम्प्लॉयज को एज़्योर मैनेज करने के लिए कोई नए क्रेडेंशियल्स याद नहीं रखने पड़ते। वो अपनी पुरानी ऑफिस आइडेंटिटी से ही लॉग इन कर सकते हैं। मतलब सिंगल साइन ऑन जैसा एक्सपीरियंस मिलता है। और जो पहली चिंता थी एम्प्लॉय के जाने पर एक्सेस हटाना, यहाँ एंट्रा आईडी इंटीग्रेशन का कमाल देखिए। जब आप उस एम्प्लॉय का अकाउंट ऑन प्रेमाइसेस एक्टिव डायरेक्टरी में डिसेबल करते हैं तो सिंक के जरिए वो चेंज माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी में पहुंच जाता है। और क्योंकि सारे एज़्योर सब्सक्रिप्शंस उसी एंट्रा आईडी से जुड़े हैं, उस एम्प्लॉय का एक्सेस सभी एज़्योर रिसोर्सेज से ऑटोमेटिकली हट जाता है। ये प्रोसेस काफी हद तक ऑटोमेटेड है, जो मैनुअल एरर्स के रिस्क को कम करता है और सिक्योरिटी को भी मजबूत बनाता है। पूरा आईडी तो ऑथेंटिकेशन देख रहा है, मतलब कौन है यूजर। तो RBAC क्या करता है? बिल्कुल सही सवाल। ऑथेंटिकेशन के बाद आता है ऑथराइजेशन, यानी यूजर ऑथेंटिकेट तो हो गया, लेकिन उसे क्या करने की इजाजत है। यहीं पर एज़्योर RBAC का रोल आता है। ये एक ऑथराइजेशन सिस्टम है जो एज़्योर के मेन मैनेजमेंट लेयर, जिसे एज़्योर रिसोर्स मैनेजर या आर्म कहते हैं, उसके ऊपर बना है। इसका प्राइमरी काम है एज़्योर रिसोर्सेज के लिए फाइन ग्रेन्ड एक्सेस मैनेजमेंट प्रोवाइड करना। फाइन ग्रेन्ड, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आम भाषा में? फाइन ग्रेन्ड का मतलब है बहुत ही स्पेसिफिक, मतलब आप बिल्कुल ग्रैनुलर लेवल तक कंट्रोल दे सकते हैं। फायदा यह है कि आप प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज को आसानी से लागू कर सकते हैं। मतलब ये कि हर यूजर को सिर्फ उतनी ही परमिशंस दी जाएं जितनी उसके काम को पूरा करने के लिए बिल्कुल जरूरी हैं, ना उससे कम ना ही उससे ज्यादा। सोर्स में एक अच्छी मिसाल दी गई है। सोचिए, एक ही एज़्योर सब्सक्रिप्शन है। इसके अंदर हो सकता है एक एम्प्लॉय को सिर्फ वर्चुअल मशीन्स बनाने और मैनेज करने की परमिशन हो, जबकि दूसरे एम्प्लॉय को उसी सब्सक्रिप्शन में सिर्फ SQL डेटाबेसेस मैनेज करने की परमिशन हो। तो दोनों अपना अपना काम कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के काम में दखल नहीं दे सकते। ना ही अनजाने में किसी ऐसे रिसोर्स को छेड़ सकते हैं जिससे उनका कोई लेना देना नहीं। ये ना सिर्फ सिक्योरिटी बढ़ाता है, बल्कि एक्सीडेंटल मिस्टेक्स का स्कोप भी कम करता है। समझ गई। तो ये लीस्ट प्रिविलेज अचीव करने के लिए RBAC काम कैसे करता है? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है रोल असाइनमेंट्स का।
एक रोल असाइनमेंट 3 चीजों को जोड़ता है। सोर्स इसे हु, व्हाट, वेयर फ्रेमवर्क से समझाता है, जो याद रखने में काफी आसान है। हु, व्हाट, वेयर। ओके, इसको थोड़ा खोल कर बताइए। बिल्कुल। पहला है हु, यानी सिक्योरिटी प्रिंसिपल। ये वो व्यक्ति या एंटिटी है जिसे एक्सेस दिया जाना है। ये एक इंडिविजुअल यूजर हो सकता है, जैसे कोई ईमेल एड्रेस, या यूजर्स का एक ग्रुप हो सकता है, जैसे मार्केटिंग टीम, या फिर ये एक एप्लीकेशन भी हो सकती है, जिसे सर्विस प्रिंसिपल या मैनेज्ड आइडेंटिटी कहते हैं। ये ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स या सर्विसेज के लिए होता है। अच्छा, तो यूजर, ग्रुप या एप्लीकेशन कोई भी हो सकता है। हाँ, इससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। दूसरा है व्हाट, यानी रोल डेफिनेशन। ये परमिशंस का एक कलेक्शन है, एक तरह का बंडल समझ लीजिए। इसे ही रोल कहते हैं। एक रोल डेफिनेशन ये बताता है कि इस रोल को असाइन किया गया प्रिंसिपल क्या-क्या एक्शंस कर सकता है, जैसे रिसोर्सेज को रीड करना, राइट करना, डिलीट करना, या कुछ और स्पेसिफिक एक्शंस। एज़्योर में पहले से ही बहुत सारे बिल्ट इन रोल्स अवेलेबल हैं, जो आमतौर पर जरूरी सिनेरियोज को कवर करते हैं। सोर्स में 4 फंडामेंटल रोल्स का जिक्र है। पहला है ओनर। ये सबसे पावरफुल रोल है। इसके पास सभी रिसोर्सेज पर पूरा कंट्रोल होता है, और सबसे खास बात, ये दूसरों को भी रोल्स असाइन कर सकता है, मतलब एक्सेस डेलीगेट कर सकता है। इसको बहुत सोच समझ कर ही देना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत पावरफुल लग रहा है। बिल्कुल। फिर है कंट्रीब्यूटर। ये भी काफी पावरफुल है। ओनर की तरह ही ये भी लगभग सभी तरह के एज़्योर रिसोर्सेज क्रिएट, मैनेज और डिलीट कर सकता है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर है। कंट्रीब्यूटर दूसरों को एक्सेस नहीं दे सकता। ये डेलीगेशन कैपेबिलिटी न होना इसे ओनर से थोड़ा कम रिस्की बनाता है, पर फिर भी ये एक हाईली प्रिविलेज्ड रोल है। ठीक है। तीसरा है रीडर। जैसा नाम से ही साफ है, इसके पास सिर्फ एज़्योर रिसोर्सेज को देखने की, मतलब रीड ओनली परमिशन होती है। ये कुछ बदल या डिलीट नहीं कर सकते। ये रोल मॉनिटरिंग, ऑडिटिंग के लिए अच्छा है। और चौथा है यूजर एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये रोल खास तौर पर एक्सेस मैनेजमेंट के लिए है। जिसके पास ये रोल होता है, वो दूसरे यूजर्स को रोल्स असाइन कर सकता है या हटा सकता है, लेकिन वो रिसोर्सेज को मैनेज नहीं कर सकता। ये सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज के लिए अच्छा है। और अगर इन बिल्ट इन रोल से हमारा काम ना चले, क्या हम अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टम रोल्स भी बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर बिल्ट इन रोल्स आपकी स्पेसिफिक नीड्स को पूरा नहीं करते, मान लीजिए आपको एक ऐसा रोल चाहिए जो सिर्फ वीएम स्टार्ट स्टॉप कर सके और कुछ नहीं, तो एज़्योर आपको अपने कस्टम रोल्स डिफाइन करने की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक परमिशंस का एक कस्टम सेट बना सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। कस्टम रोल्स बनाने और मेंटेन करने में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। उनकी डेफिनेशन को अप टू डेट रखना और ये इंश्योर करना कि वो लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, ये एक ऑनगोइंग जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है, तो हु हो गया सिक्योरिटी प्रिंसिपल, व्हाट हो गया रोल डेफिनेशन, अब ये वेयर क्या है? तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वेयर, यानी स्कोप। स्कोप वो लेवल है जहां पर ये रोल असाइनमेंट लागू होगा। इसी से ग्रैन्युलैरिटी मिलती है। एज़्योर में रिसोर्सेज एक हायरार्की में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। सबसे ऊपर मैनेजमेंट ग्रुप, जो मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस को ग्रुप करता है। उसके नीचे सब्सक्रिप्शन, फिर सब्सक्रिप्शन के अंदर रिसोर्स ग्रुप, जो रिलेटेड रिसोर्सेज का कंटेनर होता है। और सबसे नीचे इंडिविजुअल रिसोर्स, जैसे एक स्पेसिफिक वीएम, डेटाबेस या स्टोरेज अकाउंट। अच्छा, ये लेवल्स हैं। हाँ, आप इनमें से किसी भी लेवल पर रोल असाइन कर सकते हैं। अगर आप मैनेजमेंट ग्रुप लेवल पे करते हैं, तो वो परमिशन नीचे के सभी सब्सक्रिप्शंस, रिसोर्स ग्रुप्स और रिसोर्सेज पर लागू हो जाएगी। अगर आप सिर्फ एक रिसोर्स ग्रुप पर असाइन करते हैं, तो उसका असर सिर्फ उसी रिसोर्स ग्रुप और उसके अंदर के रिसोर्सेज पर पड़ेगा। स्कोप जितना नीचे होगा, उतना स्पेसिफिक होगा। जैसे आप मार्केटिंग ग्रुप को सिर्फ सेल्स वेबसाइट रिसोर्स ग्रुप के लिए वेबसाइट कंट्रीब्यूटर रोल दे सकते हैं। अच्छा, तो मतलब परमिशंस ऊपर से नीचे आती हैं, जैसे इनहेरिट होती हैं। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। स्कोप में एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है और परमिशंस इनहेरिट होती हैं। अगर आप पेरेंट स्कोप पर, जैसे सब्सक्रिप्शन लेवल पर कोई रोल असाइन करते हैं, तो वो परमिशंस ऑटोमेटिकली नीचे के सभी चाइल्ड स्कोप्स, उस सब्सक्रिप्शन के सारे रिसोर्स ग्रुप्स और उनके रिसोर्सेज को मिल जाती हैं। ये मैनेजमेंट को आसान बना सकता है, लेकिन इसमें खतरा भी है। अगर आपने गलती से किसी ऊपर के स्कोप पर, जैसे पूरे सब्सक्रिप्शन पर, कंट्रीब्यूटर जैसा पावरफुल रोल दे दिया, तो उस यूजर को बहुत ज्यादा एक्सेस मिल जाएगा अनजाने में। एग्जैक्टली। इसलिए स्कोप डिफाइन करते वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आइडियल प्रैक्टिस यही है कि परमिशंस हमेशा जितना हो सके नीचे के स्कोप पर,
मतलब मोस्ट स्पेसिफिक स्कोप पर असाइन की जाए। ठीक है, तो रोल असाइनमेंट इन तीनों हु, व्हाट और वेयर को मिलाकर बनता है। एक्सेस देना मतलब एक रोल डेफिनेशन व्हाट को एक सिक्योरिटी प्रिंसिपल हु के साथ एक स्पेसिफिक स्कोप वेयर पर जोड़ना, और एक्सेस हटाना मतलब उस रोल असाइनमेंट को डिलीट कर देना। सोर्स की मिसाल थी मार्केटिंग ग्रुप हु को सेल्स रिसोर्स ग्रुप वेयर के स्कोप पर कंट्रीब्यूटर रोल व्हाट दिया गया। इसके बाद मार्केटिंग ग्रुप के मेंबर्स उस सेल्स रिसोर्स ग्रुप के अंदर रिसोर्सेज बना सकते हैं, बदल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन किसी और रिसोर्स ग्रुप जैसे इंजीनियरिंग आरजी के रिसोर्सेज को नहीं छेड़ सकते। प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो ये सब मैनेज कहाँ से होता है, यूजर इंटरफेस कैसा दिखता है? हाँ, तो जो एज्योर मैनेज करने का मेन वेब पोर्टल है, उसमें हर रिसोर्स ग्रुप, सब्सक्रिप्शन या मैनेजमेंट ग्रुप के लिए एक सेक्शन होता है जिसका नाम है एक्सेस कंट्रोल IAM। IAM का मतलब है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। जब आप किसी भी स्कोप पर, जैसे एक रिसोर्स ग्रुप पर क्लिक करके उसके IAM पेन में जाते हैं, तो वहां आपको साफ दिख जाता है कि उस पर्टिकुलर स्कोप पर किस किस को हु, कौन कौन सा रोल व्हाट असाइन किया गया है। और वहीं से नए रोल्स असाइन या पुराने रिमूव भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उसी IAM पेन से आप ऐड रोल असाइनमेंट बटन का इस्तेमाल करके नए यूजर्स या ग्रुप्स को परमिशंस दे सकते हैं। आपको हु यूजर ग्रुप, व्हाट रोल और वेयर स्कोप, जो उस कॉन्टेक्स्ट में ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है, चूज करना होता है। और अगर किसी का एक्सेस हटाना है तो आप उसकी एग्जिस्टिंग रोल असाइनमेंट को लिस्ट में ढूंढकर उसे रिमूव कर सकते हैं। सोर्स में अलेन नाम के यूजर की मिसाल है, जिसे एक रिसोर्स ग्रुप के लिए बैकअप ऑपरेटर रोल दिया गया है। ये असाइनमेंट उस रिसोर्स ग्रुप के IAM पेन में साफ नजर आएगा। शायद उसे ये रोल इसलिए दिया गया है ताकि वो सिर्फ बैकअप ले सके, लेकिन रिसोर्सेज को मॉडिफाई ना कर सके। ये सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये तो अलाउ करने की बात हुई। क्या RBSC में डिनाई का भी कॉन्सेप्ट है? अगर मुझे स्पेसिफिकली कुछ मना करना हो तो? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। फंडामेंटली एज़्योर RBC एक अलाउ मॉडल पर काम करता है। इसका मतलब है कि परमिशंस हमेशा एडिटिव होती हैं, जुड़ती जाती हैं। जब आपको कोई रोल असाइन होता है तो RBC आपको कुछ एक्शंस करने की इजाज़त देता है। अगर आपको एक रोल असाइनमेंट से रीड परमिशन मिलती है और दूसरे से राइट, शायद किसी ग्रुप मेंबरशिप से, तो आपके पास उस रिसोर्स पर रीड और राइट दोनों परमिशंस होंगी। ये मॉडल जनरली सिंपल और प्रिडिक्टेबल माना जाता है, क्योंकि डिनाई रूल से चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। हाँ, कंफ्यूजन बढ़ सकता है। बिल्कुल, लेकिन आपका सवाल वैलिड है कि अगर कुछ स्पेसिफिक एक्शंस को एक्सप्लिसिटली रोकना हो तो क्या? इसके लिए RBAC में नॉट एक्शंस का कॉन्सेप्ट है। हर रोल डेफिनेशन में एक्शंस अलाउड ऑपरेशंस की लिस्ट के साथ साथ नॉट एक्शंस स्पेसिफिकली डिसअलाउड ऑपरेशंस की लिस्ट भी हो सकती है। एक रोल की एक्चुअल इफेक्टिव परमिशंस कैलकुलेट करने के लिए नॉट एक्शंस में लिस्ट की गई ऑपरेशंस को एक्शंस वाली लिस्ट से घटा दिया जाता है, सबट्रैक्ट कर दिया जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह का एक्सेप्शन मैकेनिज्म है। कोई मिसाल दे सकते हैं? सेक्शन में कुछ बहुत ही सेंसिटिव ऑपरेशंस डाल दिए जाते हैं, जैसे दूसरों को रोल्स असाइन करना, कस्टम रोल्स बनाना या डिलीट करना, या यूजर एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर जैसी परमिशन देना। इन नॉट एक्शंस की वजह से ही कंट्रीब्यूटर रोल इतना पावरफुल होते हुए भी एक्सेस कंट्रोल को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अच्छा, ये एक तरह का बिल्ट इन सेफ्टी नेट है, जो इंश्योर करता है कि पावरफुल रोल्स भी हद से ज्यादा पावरफुल ना हो जाएं, खासकर उन एरियाज में जो पूरे सिस्टम की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अगर ये नॉट एक्शंस ना होते तो कंट्रीब्यूटर इफेक्टिवली ओनर जितना ही खतरनाक हो सकता था। तो ये सब सुनकर लगता है कि एज़्योर RBSC काफी सोच समझकर डिजाइन किया गया है। अब अगर हम इस सब को समेटें तो इसका असली मतलब क्या है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए? ये इतना जरूरी क्यों है? बिल्कुल, देखिए, इस सब का सार ये है कि एज़्योर RBAC ऑर्गेनाइजेशंस को उनके क्लाउड रिसोर्सेज पर एक्सेस कंट्रोल का एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और ग्रैनुलर तरीका देता है। इससे सीधे तौर पर सिक्योरिटी बेहतर होती है, क्योंकि आप प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज को सही मायने में लागू कर पाते हैं। लोगों के पास सिर्फ वही एक्सेस होता है जो उनके काम के लिए वाकई जरूरी है। और इससे टीम्स भी शायद ज्यादा कॉन्फिडेंटली काम कर पाती होंगी, बिना डरे कि कुछ गलत हो जाएगा। हाँ, जरूर। जब टीम्स को पता होता है कि उनके पास अपने काम के लिए जरूरी परमिशंस हैं, लेकिन वो गलती से भी किसी दूसरे क्रिटिकल सिस्टम को नहीं छेड़ सकते, तो वो ज्यादा एफिशिएंटली और सेफली काम कर पाती हैं। उन्हें हर छोटी चीज के लिए सेंट्रल IT पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। ऑटोनॉमी मिलती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नेंस भी बनी रहती है, कंट्रोल रहता है।
ये कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में भी मदद करता है, क्योंकि ऑडिट्स के दौरान आप आसानी से दिखा सकते हैं कि किसको क्या एक्सेस है और क्यों है। ये उन शुरुआती समस्याओं का सीधा समाधान है जिनकी हमने बात की थी, एक्सेस टाइमली रिवोक करना और ऑटोनॉमी गवर्नेंस को बैलेंस करना। तो स्कोप और इनहेरिटेंस को सही से समझना यहाँ बहुत क्रिटिकल लगता है। गलत स्कोप पर परमिशन दे दी तो गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल। अगर स्कोप प्लानिंग में गलती हुई या इनहेरिटेंस के इम्प्लीकेशंस को नजरअंदाज किया गया तो अनइंटेंडेड एक्सेस ग्रांट हो सकता है, जो सिक्योरिटी रिस्क पैदा कर सकता है। एक अच्छी तरह से प्लान किया गया और इम्प्लीमेंट किया गया आरबीएसई सेटअप एक सिक्योर और एफिशिएंटली चलने वाले क्लाउड एनवायरनमेंट की नींव है। ये सिर्फ एक टेक्निकल फीचर नहीं, बल्कि एक जरूरी गवर्नेंस प्रैक्टिस है जो रिस्क को मैनेज करने में मदद करती है। आजकल जहां ऑटोमेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड (IAC) काफी कॉमन है, आरबीएसई रोल्स और असाइनमेंट्स को कोड में डिफाइन करना भी पॉसिबल है, जिससे कंसिस्टेंसी और रिपीटेबिलिटी बढ़ती है। ये सब जानकर लगता है कि आरबीएसई सेटअप करना एक वन टाइम काम नहीं, बल्कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आरबैक प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज को लागू करने में मदद करता है, जो एक बुनियादी सिक्योरिटी प्रैक्टिस है। लेकिन इस पर सोचने के लिए एक विचार ये है, ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा बदलती रहती हैं, लोग नए रोल्स में जाते हैं, टीम्स रिस्ट्रक्चर होती हैं, नए प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, पुराने बंद होते हैं, और बाहर से सिक्योरिटी थ्रेट्स भी लगातार बदल रहे हैं। ऐसे डायनामिक एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशंस कैसे ये इंश्योर कर सकती हैं कि उनके अजोर आरबैक रोल असाइनमेंट्स हमेशा अप टू डेट, रेलेवेंट और जस्ट राइट, न ज़्यादा न कम बने रहें? वो कौन से प्रोसेसेस, टूल्स या रेगुलर रिव्यूज इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि समय के साथ परमिशंस आउटडेटेड ना हो जाएं और प्रिविलेज क्रीप यानी धीरे धीरे अनावश्यक परमिशंस का जमा हो जाना को रोका जा सके? इस पर लगातार ध्यान देना बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।